क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में जन्म लेने के बाद इंसान किसके लिए जीता है? कुछ लोग अपने परिवार के लिए, कुछ अपनी जाति या धर्म के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समाज, पूरे मानवता के लिए जीते हैं। ऐसे लोग इतिहास में मोमबत्ती की तरह जलते हैं, खुद को खत्म करके दूसरों के अंधेरे को रोशनी देते हैं। ऐसे ही एक योद्धा थे ईवी रामासामी, जिन्हें पूरी दुनिया पेरियार के नाम से जानती है। पेरियार यानी महान व्यक्ति। यह नाम उन्हें जनता ने दिया था। वो जनता जो सदियों से अंधविश्वास, जातिवाद और पाखंड की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। आज जब हम उनकी कहानी सुनेंगे तो यह सिर्फ एक जीवन गाथा नहीं होगी। यह उस आग की दास्तान होगी जिसने तमिलनाडु ही नहीं, पूरे भारत के समाज को झकझोर दिया। आप सुन रहे हैं एग्जामिन, जहां ज्ञान मिलता है नए अंदाज में। यह है पेरियार ईवी रामासामी की जिंदगी पर आधारित एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक ऑडियो बुक। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए एक ऐसी दास्तान जिसने भारत की सोच को बदल दिया। 20वीं सदी की शुरुआत का भारत। अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन असली जंजीरें तो समाज के भीतर थीं। जाति का जहर इतना गहरा था कि इंसान इंसान नहीं, ऊंच और नीच के पैमानों से तोला जाता था। मंदिरों में भगवान सबके थे, पर प्रवेश केवल ब्राह्मणों को। शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए थे, लेकिन वहां भी जाति का पहरा था। इन्हीं हालातों में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसे आगे चलकर पेरियार कहा जाएगा। 17 सितंबर 1879 तमिलनाडु के ईरोड नामक कस्बे में एक व्यापारी परिवार में उस बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम था वेंकटप्पा नायकर और माता का नाम चिन्नाथाई अम्माल। परिवार संपन्न था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जिस समाज में वह बच्चा बड़ा हो रहा था, वहां इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी, कर्म से नहीं। रामासामी बचपन से ही जिज्ञासु थे। उन्हें सवाल पूछने की आदत थी। जो भी बात उनके दिमाग में आती वो तुरंत पूछ लेते, और यही आदत उन्हें आगे चलकर एक बाघी बनाएगी। रामासामी की पढ़ाई बहुत लंबी नहीं चल सकी। शुरुआत में उन्हें गांव के पारंपरिक स्कूल भेजा गया, जहां संस्कृत और धार्मिक शास्त्र पढ़ाए जाते थे। लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। कक्षा में ऊंची जाति के बच्चे आगे बैठते और नीची जाति के बच्चे पीछे। रामासामी को यह अन्याय खलने लगा। वो अक्सर घर आकर पूछते, अम्मा, अगर भगवान सबको बनाया है तो फिर एक बच्चा आगे क्यों बैठे और दूसरा पीछे क्यों? माँ समझाती, बेटा ये तो समाज का नियम है। लेकिन रामासामी के दिल में यह जवाब कभी नहीं बैठा। कहते हैं एक दिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा यह शिक्षा मुझे बराबरी नहीं सिखा रही, बल्कि भेदभाव सिखा रही है। यहीं से उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी जन्म ले चुकी थी। पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन पिता ने सोचा कि बेटे को व्यापार में लगा देना चाहिए। रामासामी ने युवावस्था में ही अपने पिता की दुकान संभाल ली। व्यापार में वे सफल रहे, पर समाज के अन्याय ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक घटना ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार वे बनारस गए। गंगा स्नान करने का उनका मन था, लेकिन वहां पुजारियों ने उनसे जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वे नायकर समुदाय से हैं, तो उन्हें अपमानित करके घाट से भगा दिया गया। पुजारी ने कहा, तुम्हें गंगा में स्नान करने का अधिकार नहीं। यह सुनकर रामासामी का खून खौल उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, अगर गंगा केवल ब्राह्मणों की है तो यह इंसानों की नदी नहीं, गुलामी का प्रतीक है। वह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब वे समझ चुके थे कि धर्म और जाति के नाम पर इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा है। रामासामी का विवाह हुआ नागम्मई से। नागम्मई एक साधारण महिला थीं, लेकिन उनके भीतर गहरी संवेदनाएं थीं। जब रामासामी समाज सुधार की राह पर निकले तो नागम्मई ने उनका साथ दिया। वे केवल पत्नी नहीं, बल्कि उनकी संघर्ष यात्रा की सच्ची साथी थीं। कहते हैं, जब इंसान को खुद अन्याय झेलना पड़ता है, तभी उसके भीतर आग जलती है। रामासामी ने हर जगह जातिगत भेदभाव देखा। मंदिर, कुआं, होटल, हर जगह भेदभाव। एक दिन उन्होंने होटल में खाना खाने की कोशिश की तो मालिक ने मना कर दिया। यहाँ केवल ब्राह्मणों को बैठकर खाना मिलेगा, बाकी लोग बाहर खड़े रहकर खाएं। रामासामी गुस्से से कांप उठे। उन्होंने वहीं जोर से कहा, अगर भगवान की बनाई हुई इस धरती पर कोई खड़ा और कोई बैठा रहेगा तो यह धरती न्याय की नहीं, पाखंड की है। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग उनकी बात से सहमत हुए, कुछ ने उन्हें पागल कहा, लेकिन यहीं से उनकी आवाज फैलने लगी। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा समाज जहां इंसान का मूल्य उसके कर्म से नहीं, जन्म से तय हो। क्या वहां सच्चा लोकतंत्र हो सकता है? क्या वहां इंसानियत बच सकती है? रामासामी ने निश्चय किया, मैं इस अन्याय के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ूंगा, चाहे अकेला ही क्यों न रह जाऊं। एक बात हमेशा याद रखिए,
समाज तब तक बदलता नहीं जब तक कोई एक इंसान सबकी सोच को चुनौती देने की हिम्मत न करे। लेकिन वो इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है। भीड़ उसका मजाक उड़ाती है, उसका विरोध करती है, उसे गालियां देती है। और यही सब कुछ झेला पेरियार ने। उन्होंने तय कर लिया था, चाहे पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाए, लेकिन वे सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। जातिवाद के खिलाफ पहला विद्रोह। 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत का समाज जातिवाद की जंजीरों में कैद था। मंदिरों के दरवाजे केवल ऊंची जाति वालों के लिए खुले थे। पानी के कुएं अलग अलग थे, एक ऊंची जाति का, दूसरा नीची जाति का। शिक्षा संस्थानों में भी यही भेदभाव था। पेरियार यह सब देखकर तिलमिला उठते। एक दिन उन्होंने एक मंदिर में देखा, भगवान की मूर्ति सबके लिए है, लेकिन पूजा का अधिकार केवल ब्राह्मण पुजारी को। उन्होंने पुजारी से सवाल किया, अगर भगवान ने इंसान को जातियों में बांटा है तो दिखाइए मुझे वो शास्त्र जहां भगवान ने ऐसा लिखा हो। पुजारी चुप रह गया। भीड़ में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, ये आदमी खुलकर सवाल पूछता है जो हम कभी पूछने की हिम्मत नहीं करते। बनारस की घटना और उसका असर। जैसा कि हमने पहले देखा, बनारस की घटना ने पेरियार को भीतर तक हिला दिया था। उस अपमान के बाद उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं जाति के नाम पर चल रहे इस ढोंग को उजागर करूंगा। वह सोचते, धर्म अगर इंसान को बराबरी न दे तो ऐसा धर्म इंसानियत के लिए बोझ है। कांग्रेस से जुड़ाव और पहला बड़ा संघर्ष। सन 1919 में जब देश आज़ादी की लड़ाई में उबल रहा था, पेरियार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। उन्हें उम्मीद थी कि यह पार्टी समाज में बराबरी और न्याय की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा मिली। कांग्रेस की बैठकों में ऊंची जाति के नेता ही फैसले करते, नीची जातियों के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका तक नहीं मिलता। एक बार पेरियार ने बैठक में कहा, अगर आज़ादी के बाद भी समाज में ऊंच नीच रहेगा तो यह कैसी आज़ादी होगी। कुछ नेताओं ने उन्हें चुप करा दिया, लेकिन पेरियार हार मानने वालों में से नहीं थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन। पेरियार ने देखा कि दलित और पिछड़ी जातियों के लोग मंदिर के बाहर खड़े रहते, जबकि भगवान अंदर होता। उन्होंने सोचा, अगर भगवान सबका है तो मंदिर भी सबका होना चाहिए। 1920 के दशक में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। लोग डरते थे, अगर हम मंदिर में घुसेंगे तो देवता हमें शाप देंगे। लेकिन पेरियार ने निर्भीक होकर कहा, देवता अगर सच में न्यायप्रिय हैं तो वे सबको अंदर आने देंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वो देवता नहीं, सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं। भीड़ सन्न रह गई। कई नौजवान उनकी बात से प्रेरित हुए और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। यह आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि तमिलनाडु के कई मंदिरों के दरवाजे नीची जातियों के लिए खुले। अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष। पेरियार केवल जातिवाद ही नहीं बल्कि अंधविश्वास के भी कट्टर विरोधी थे। गांवों में लोग मानते थे कि बीमारी देवता की नाराजगी से आती है। वे डॉक्टर के पास जाने के बजाय मंदिर में बलि चढ़ाते। पेरियार कहते, बीमारी का इलाज दवा से होता है, देवता को बकरा चढ़ाने से नहीं। लोग हंसते थे, उन्हें नास्तिक कहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें असर करने लगीं। पाखंड के खिलाफ आवाज। उन्होंने पुजारियों और ज्योतिषियों के ढोंग पर भी खुलकर वार किया। एक दिन गांव में एक ज्योतिषी कह रहा था, अगर तुम मंगलवार को यह काम करोगे तो अशुभ होगा। पेरियार ने तुरंत कहा, अगर मंगलवार अशुभ है तो भगवान ने उसे बनाया ही क्यों। लोग हंसने लगे। ज्योतिषी गुस्से में चला गया। लेकिन गांव के लोग पहली बार सोचने लगे, क्या सचमुच हम गलत मान्यताओं के पीछे भाग रहे हैं। समाज में हलचल। धीरे धीरे पेरियार का नाम फैलने लगा। लोग उन्हें विद्रोही कहते, लेकिन साथ ही उनके शब्दों में सच्चाई भी पहचानते। भीड़ में अक्सर लोग कहते, ये आदमी पागल है, लेकिन इसकी बातें दिल को छू जाती हैं। यही तो असली क्रांति थी, जब लोग सोचने पर मजबूर होने लगे। पेरियार की सोच, आत्मसम्मान। पेरियार का सबसे बड़ा संदेश था, आत्मसम्मान के बिना इंसान अधूरा है। वो कहते थे, अगर तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो उस मंदिर को छोड़ दो। अगर कोई समाज तुम्हें बराबरी नहीं देता तो उस समाज को बदल दो। अगर धर्म तुम्हें गुलाम बनाता है तो उस धर्म को तोड़ दो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, सोचिए, वो जमाना जहां लोग अंधविश्वास के नाम पर जान देने को तैयार थे, वहां एक आदमी खुलकर कह रहा था, धर्म से बड़ा इंसान है, जाति से बड़ा इंसान है, भगवान से बड़ा इंसान है। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन पेरियार ने हार नहीं मानी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, बल्कि यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर इंसान खुद को नीचा समझे तो पूरी दुनिया उसे नीचा दिखाएगी, लेकिन अगर इंसान कह दे मैं बराबर हूं, किसी से कम नहीं हूं, तो पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा।
यही संदेश था पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का। आंदोलन की नींव। सन 1925 पेरियार ने महसूस किया कि समाज को बदलने के लिए केवल भाषण या विरोध काफी नहीं है, लोगों के दिलों और दिमागों को बदलना होगा। उन्होंने घोषणा की, हमें ऐसा आंदोलन चाहिए जो हर इंसान को यह सिखाए कि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे जाति कोई भी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, इंसान को अपनी गरिमा पर गर्व करना चाहिए। और इसी विचार से जन्म हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन। आंदोलन के सिद्धांत। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 4 स्तंभों पर खड़ा था। पहला स्तंभ है, जाति विरोध, कोई इंसान ऊंचा या नीचा नहीं, सब बराबर हैं। दूसरा स्तंभ है, धर्म की आलोचना, अगर धर्म बराबरी न दे तो ऐसे धर्म की जरूरत नहीं। तीसरा स्तंभ है, महिलाओं की समानता, औरत किसी की दासी नहीं, इंसान है और बराबर अधिकारों की हकदार है। चौथा स्तंभ है, तर्क और विज्ञान, अंधविश्वास छोड़ो, तर्क और विज्ञान पर भरोसा करो। पेरियार कहते थे, अगर कोई इंसान खुद को छोटा मानता है तो वह कभी बड़ा नहीं बन सकता, और अगर कोई समाज औरत को गुलाम मानता है तो वह समाज कभी सभ्य नहीं हो सकता। आंदोलन की शुरुआत 1925 से 1933 के बीच पेरियार ने दक्षिण भारत में जगह जगह सभाएं की। हजारों लोग उनकी बातें सुनने आते। वो कहते, अगर तुम्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता तो उस मंदिर को तोड़ दो, अगर धर्म ग्रंथ तुम्हें गुलाम बनाते हैं तो उन ग्रंथों को आग में फेंक दो। भीड़ जोश से भर जाती। लोगों के दिलों में पहली बार बराबरी की लौ जलने लगी। महिलाओं के अधिकारों की वकालत। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का सबसे बड़ा पहलू था महिलाओं की समानता। उस समय समाज में स्त्रियां घर की चारदीवारी में कैद थीं। शिक्षा मिलना तो दूर, उन्हें यह भी नहीं चुनने दिया जाता था कि वे किससे शादी करें। पेरियार ने कहा, अगर पुरुष को अधिकार है कि वह अपनी पसंद से जीवनसाथी चुने तो स्त्री को भी वही अधिकार है। अगर पुरुष दोबारा शादी कर सकता है तो स्त्री भी कर सकती है, और अगर समाज इसे पाप कहे तो ऐसा समाज पापी है। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, दहेज प्रथा का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य बताया। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, आत्मसम्मान विवाह। पेरियार ने विवाह प्रथा पर भी प्रहार किया। उस समय शादी का अर्थ था पंडित, मंत्रोच्चार और भारी भरकम खर्च। लेकिन पेरियार ने कहा, अगर दो इंसान अपनी इच्छा से जीवन साथ बिताना चाहते हैं तो इसके लिए किसी पंडित या धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं, उनकी सहमति ही सबसे बड़ा मंत्र है। इस विचार से शुरू हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, आत्मसम्मान विवाह। ऐसे विवाहों में न कोई पंडित होता था, न कोई धार्मिक रीति रिवाज। सिर्फ 2 लोग समाज के सामने घोषणा करते, हम समानता और सम्मान के साथ जीवन भर साथ रहेंगे। यह एक क्रांतिकारी कदम था। आज तमिलनाडु में रजिस्टर्ड मैरिज और सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की परंपरा इसी आंदोलन की देन है। समाज में हलचल। पेरियार की इन बातों से ब्राह्मण समाज और कट्टरपंथियों में भूचाल आ गया। लोग उन्हें गालियां देते, नास्तिक कहते, यहां तक कि कई बार उन पर हमले भी हुए। लेकिन पेरियार निडर होकर कहते, अगर सच बोलने से मेरी जान भी चली जाए तो यह मौत नहीं, बलिदान होगा। आंदोलन का प्रभाव। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने दक्षिण भारत में गहरी जड़ें जमा लीं। हजारों लोग जातिवाद छोड़कर आंदोलन से जुड़ गए। स्त्रियां पहली बार मंच पर आईं, भाषण दिए और पुरुषों के बराबर खड़ी हुईं। यह आंदोलन केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरणा बना। दोस्तों, आप सोचिए, वो जमाना जब स्त्रियों को परछाई तक ढककर रखी जाती थी, वहां पेरियार कह रहे थे, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं। वो जमाना जब लोग जाति के नाम पर खून बहाते थे, वहां पेरियार कह रहे थे, जाति एक धोखा है। क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही तो पेरियार की ताकत थी, सच बोलने की हिम्मत। पेरियार का जीवन केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, क्योंकि वे समझ गए थे अगर सत्ता के ढांचे को नहीं बदला गया तो समाज कभी बराबरी नहीं पा सकेगा। लेकिन राजनीति की यह यात्रा आसान नहीं थी। इसमें उन्हें सहयोग भी मिला, अपमान भी झेलना पड़ा, और अंत में उन्होंने अपनी अलग राह बनाई। कांग्रेस से जुड़ाव। 1920 का दशक। भारत स्वतंत्रता संग्राम के जोश से भरा हुआ था। देश भर के नौजवान जेल जाने को तैयार थे। पेरियार भी इस आंदोलन में शामिल हुए। वे मानते थे कि अंग्रेजों से मुक्ति जरूरी है, लेकिन उन्होंने जल्दी ही देखा कांग्रेस के भीतर भी जातिवाद और ऊंच नीच की गहरी जड़ें थीं। एक घटना तो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। वायकॉम सत्याग्रह। केरल के वायकॉम नामक गांव में मंदिर के रास्ते पर दलितों को चलने नहीं दिया जाता था। कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू किया।
पेरियार वहां पहुंचे और आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने कहा, अगर इंसान भगवान के घर के रास्ते पर भी नहीं चल सकता तो यह धरती इंसानियत के लायक नहीं। महीनों तक चले संघर्ष के बाद सरकार झुकी और रास्ता सबके लिए खोल दिया गया। लोगों ने पेरियार को नाम दिया वाइकॉम वीरर, वाइकॉम का नायक। कांग्रेस से मतभेद। लेकिन धीरे धीरे पेरियार को एहसास हुआ कि कांग्रेस केवल अंग्रेजों से आज़ादी चाहती है, समाज के भीतर की गुलामी से आज़ादी नहीं। उन्होंने गांधी से भी सवाल किया, महात्मा जी, आप अस्पृश्यता मिटाने की बात करते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था को क्यों नहीं तोड़ते? गांधी जवाब देते, जाति व्यवस्था अगर सही तरीके से निभाई जाए तो यह समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। यह सुनकर पेरियार तिलमिला उठते। उनका मानना था, जाति चाहे किसी भी रूप में हो, यह इंसानियत के खिलाफ है। आखिरकार 1925 में पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी। जस्टिस पार्टी से जुड़ाव। कांग्रेस छोड़ने के बाद पेरियार ने सोचा, अब मुझे ऐसी राजनीति करनी है जो सीधे दबे कुचले वर्गों को ताकत दे। इस सोच ने उन्हें जस्टिस पार्टी से जोड़ दिया। यह पार्टी दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियों के लिए आरक्षण और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। पेरियार को लगा, यही असली राजनीति है जो समाज के निचले तबके को उठाने की कोशिश करती है। जस्टिस पार्टी के नेताओं ने पेरियार का स्वागत किया और जल्द ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। द्रविड़ आंदोलन। जस्टिस पार्टी के मंच से पेरियार ने एक और बड़ा विचार रखा, द्रविड़ राष्ट्र का सपना। वे कहते थे, उत्तर भारत के ब्राह्मण हमें दबाते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, सब पर उनकी छाया है। हमें द्रविड़ों को एकजुट होकर अपनी आज़ादी लेनी होगी। उनकी आवाज़ में जोश था कि लाखों लोग आंदोलन से जुड़ने लगे। पेरियार का नारा, ब्राह्मणवाद को तोड़ो, आत्मसम्मान को जियो, द्रविड़ों को जगाओ। यह आंदोलन बाद में तमिल राजनीति की रीढ़ बन गया। द्रविड़ कज़गम संगठन की स्थापना पेरियार ने की। भाषणों की गूंज। पेरियार के भाषण आग की तरह होते थे। वे कहते, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें नीचा बनाया है तो ऐसे भगवान को आग में फेंक दो। अगर धर्म तुम्हें गुलाम बनाता है तो उस धर्म को छोड़ दो, क्योंकि इंसान की बराबरी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भीड़ तालियों से गूंज उठती, लेकिन साथ ही कट्टरपंथी उनके खिलाफ भड़क उठते। राजनीति से समाज परिवर्तन। पेरियार ने राजनीति को सत्ता पाने का जरिया नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का हथियार बनाया। उनका मकसद मंत्री बनना या चुनाव जीतना नहीं था। उनका मकसद था हर इंसान को यह एहसास कराना कि वह बराबर है। सोचिए, उस दौर में जब कांग्रेस देशभक्ति और आज़ादी की बातें कर रही थी, पेरियार उससे भी गहरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वह लड़ाई थी मन की गुलामी से आज़ादी, जाति की जंजीरों से आज़ादी, अंधविश्वास की बेड़ियों से आज़ादी। और यह आज़ादी ही असली आज़ादी थी। समय धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पेरियार के भीतर की ऊर्जा, उनकी क्रांति और समाज के लिए जलती हुई मशाल कभी बुझी नहीं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी वे उतने ही दृढ़ थे जितने अपने युवावस्था में। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को समाज सुधार, जातिवाद के विनाश और मानव समानता की लौ जलाने में समर्पित कर दिया था। पेरियार के अंतिम वर्ष। उम्र लगभग 80 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, फिर भी वे थकने का नाम नहीं लेते। उनकी आवाज़ बूढ़ी जरूर हो चुकी थी, लेकिन उसमें क्रांति की गर्जना अब भी गूंजती थी। पेरियार लगातार देश भर में भाषण देते, रैलियां करते और जनता को जागरूक करते रहे। उन्होंने दक्षिण भारत के समाज को जातिवाद की जकड़न से बाहर निकालने के लिए न सिर्फ आंदोलन किए, बल्कि शिक्षा को हथियार बनाया। वे बार बार कहते थे, अगर तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी और विज्ञान नहीं सिखाओगे तो वे हमेशा पुजारियों और जमींदारों के गुलाम बने रहेंगे। हिंदी विरोध आंदोलन और पेरियार। 1960 के दशक में जब भारत सरकार ने पूरे देश में हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश की, तब तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। इस आंदोलन के पीछे पेरियार की सोच और प्रेरणा थी। उन्होंने कहा, भाषा का थोपना गुलामी की नई जंजीर है। अगर हमारी मातृभाषा तमिल है तो हमें किसी और भाषा को जबरन क्यों अपनाना चाहिए। उनके नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण भारत को एक नई पहचान दी। यह सिर्फ भाषा का आंदोलन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का प्रश्न बन गया। आत्मसम्मान आंदोलन की विरासत। पेरियार का सबसे बड़ा योगदान आत्मसम्मान आंदोलन था। यह आंदोलन केवल जातिवाद विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने स्त्रियों की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, विवाह में स्वतंत्रता और धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा। उन्होंने नारी स्वतंत्रता पर कहा,
अगर स्त्रियां स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और स्त्रियों को शिक्षा दिलाने में बड़ा योगदान दिया। पेरियार और राजनीति। पेरियार ने कभी प्रत्यक्ष रूप से सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे मानते थे कि सत्ता बदलने से समाज नहीं बदलता जब तक कि सोच और व्यवस्था नहीं बदलती। हालांकि उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर कई राजनीतिक दल बने। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और बाद में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टियों की जड़ें पेरियार के ही आंदोलन से निकलीं। आज भी तमिलनाडु की राजनीति और समाज में पेरियार की गूंज साफ सुनाई देती है। पेरियार का अंतिम समय 24 दिसंबर 1973। यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। उस दिन 94 वर्ष की उम्र में पेरियार का निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु किसी अंत की तरह नहीं थी। वह तो एक शुरुआत थी, एक ऐसी विरासत की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़ पड़े। कोई यह नहीं मान रहा था कि पेरियार अब इस दुनिया में नहीं है। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही दिलों में गर्व भी था। गर्व इस बात का कि उन्होंने ऐसे महापुरुष के साथ जीने का अवसर पाया। पेरियार की मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद भी उनका आत्मसम्मान आंदोलन और तर्कवादी विचारधारा जीवित रही। आज भी तमिलनाडु में जब भी जातिवाद या धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठता है तो पेरियार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी मूर्तियां, उनकी किताबें और उनके विचार आज भी जन जन तक पहुंचते हैं। पेरियार की विरासत और आज का समाज। पेरियार ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो आज भी अधूरी है। उन्होंने जातिवाद की नींव हिला दी, लेकिन उसे पूरी तरह मिटा नहीं पाए। उन्होंने स्त्रियों को आवाज दी, लेकिन आज भी समाज में असमानता बाकी है। उन्होंने अंधविश्वास को चुनौती दी, लेकिन आज भी अंधविश्वास जीवित है। फिर भी पेरियार की सबसे बड़ी जीत यही है कि उन्होंने समाज को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने लोगों को डर और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाला। उन्होंने ये साबित किया कि एक अकेला आदमी भी समाज की जड़ें हिला सकता है, अगर उसके पास सच्चाई और साहस हो। पेरियार का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज सुधार केवल भाषणों से नहीं होता, बल्कि इसके लिए त्याग, साहस और निरंतर संघर्ष की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस आग में जला दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उजाले में सांस ले सकें। पेरियार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनकी क्रांति और उनका साहस आज भी हर उस दिल में जीवित है जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है।